नमस्कार। मैं डॉक्टर के.सी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड कक्षा में भौतिक भूगोल विषय में महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके प्रथम पार्ट में हमने महाद्वीप और महासागरों के बारे में विशेषताओं का अध्ययन किया। द्वितीय पार्ट में हमने संकोचन के सिद्धांतों की बात की और आज इसका तृतीय भाग हम देख रहे हैं और इसमें महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। महाद्वीप विस्थापन की संकल्पना 20वीं शताब्दी में प्रस्तुत की गई थी, किंतु इसका विचार बहुत पुराना है। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के तटों की आकृतियों की पारस्परिक संगति की खोज के समय भी इस संकल्पना का ज्ञान था। फ्रांसीसी विद्वान बेकन ने यह बताया कि अटलांटिक तटीय महाद्वीपों की उपरोक्त संगति अनायास नहीं हो पाई, किंतु वे इसका कोई तर्कसंगत कारण नहीं बता पाए। 1658 में प्लेसर ने अपने विचार रखे कि नई व पुरानी दुनिया एक बाढ़ के बाद परस्पर अलग हुई। हम्बोल्ट ने अटलांटिक को एक महान नदी घाटी माना और जिसके तट व महान बाढ़ के कारण अलग हो गए। सर्वप्रथम स्नाइडर ने विस्थापन का विचार प्रस्तुत किया। उनका मुख्य उद्देश्य यूरोप और उत्तरी अमेरिका की कार्बोनिफेरस युगीय कोयले की परतों में मौजूद वनस्पति के अवशेषों की परस्पर समानता को स्पष्ट करना था। टेलर 1908 और 1910 में क्षैतिजीय स्थानांतरण के आस्था रखते हुए महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका उद्देश्य टर्सरी युगीय पर्वतों की व्याख्या करना था। वे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के रॉकी और एंडीज पर्वतों के उत्तर में दक्षिण दिशा में फैलाव और यूरेशिया के आल्प्स, काकेशियन, हिमालय आदि पर्वतों के पूर्व में पश्चिम में फैलाव को ढूंढना चाहते थे। और उनका मत था कि क्रेटेशियन युग में लॉरेशिया और गोंडवाना नामक दो विशाल स्थलखंड थे। सियाल से निर्मित ये स्थलखंड तैर रहे थे। क्रिटेशियन युग में चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट था। उसकी ज्वारीय शक्ति के कारण स्थलखंड विषुवत रेखा की ओर और पश्चिम की ओर विस्थापित हुए। विस्थापन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो विचार हैं विद्वानों में, वो अल्फ्रेड वेगनर के आते हैं। उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से प्रस्तुत की। जर्मन विद्वान वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर, विख्यात जलवायुवेत्ता, भौतिकविद, फिजिसिस्ट थे। 1912 में महाद्वीपों के विस्थापन का सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया। 1915 और 1920 में सिद्धांत का विवेचन किया, किंतु उस समय प्रथम विश्व युद्ध के कारण उनका सिद्धांत अधिक चर्चा में नहीं आ सका। 1924 में जर्मन भाषा से अंग्रेजी में जब इन्होंने इसका अनुवाद किया तो यह सिद्धांत एक चर्चा का विषय बना। अल्फ्रेड वेगनर मूलतः जलवायुवेत्ता होने के कारण उनका उद्देश्य भूमंडल पर जलवायु परिवर्तनों का अध्ययन करना था। हिमाच्छादित आर्कटिक महाद्वीप पर कोयले की उपस्थिति वहां भूतकाल में उष्ण आर्द्र जलवायु के कारण सघन वनस्पति की सूचक होती है और इसी प्रकार प्रायद्वीपीय भारत में गोलास्मो बोल्डर्स की उपस्थिति अतीत में भारत के हिमावरण को द्योतक बताती है। इनके अतिरिक्त दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका आदि में भी कार्बोनिफेरस
हिमनदीय चिन्ह पाए जाते हैं। विशेष प्रकार की ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति भी दक्षिणी महाद्वीपों में पाई जाती है। वैगनर का प्रमुख उद्देश्य इन सब जलवायु और वनस्पतिक समानता की व्याख्या करना था, और उसने इसके लिए वैगनर ने 2 तरह के सुझाव प्रस्तुत किए। पहला, स्थल भाग या तो स्थल भाग स्थिर रहे और जलवायु कटिबंध स्थानांतरित हुए, जिससे भूमंडल पर कभी शीतल, कभी उष्ण और कभी आर्द्र और कभी शुष्क जलवायु का विस्तार हुआ। यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे तो स्थल खंडों का विस्थापन हुआ। वैगनर ने जलवायु कटिबंधों को स्थिर मानते हुए स्थल खंडों के स्थानांतरण या उसके प्रभाव को में इन्होंने आस्था प्रकट की, और इसी के माध्यम से उन्होंने महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति की समस्या का भी हल हमें सुझाया। इनके अतिरिक्त पर्वत निर्माण, समुद्र द्वीपीय चाप, कार्बोनिफेरस हिमानीकरण को भी इन्होंने व्याख्या की। पूरा जलवायु विज्ञान, पूरा वनस्पति विज्ञान, भू विज्ञान और भूभौतिकी के प्रमाणों के आधार पर वैगनर ने यह मान लिया सबसे पहले कि कार्बोनिफेरस युग में सभी स्थल खंड परस्पर जुड़े हुए थे। एक विशाल भूखंड के रूप में स्थित होने के कारण इसे हम पेंजिया का इन्होंने नाम दिया। ग्रीक भाषा में इसका अर्थ संपूर्ण पृथ्वी होता है। इस भूखंड पर अनेक छोटे छोटे आंतरिक सागर विस्तृत थे। पेंजिया को चारों ओर से घेरते हुए एक विशाल महासागर स्थित था। इसे वैगनर ने पैंथालासा का नाम दिया। पेंजिया के 2 मुख्य भाग थे। पहला उत्तरी, और इसे इन्होंने लोरेशिया का नाम दिया, और दक्षिणी, इसे इन्होंने गोंडवाना लैंड का नाम दिया। लोरेशिया के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा अधिकांश एशिया महाद्वीप थे, और गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल थे। स्वेस की भांति वैगनर भी यह मानते थे कि भूपटल सियाल का निर्मित है, जिसके नीचे क्रम सीमा और नीफे परतें पाई जाती हैं। महाद्वीप सियाल निर्मित है और महासागरों की तली सीमा से निर्मित इन्होंने बताई। सियाल सीमा के ऊपर निर्बाध रूप से तैर रहा है, ये इन्होंने बताया। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का दक्षिणी ध्रुव अफ्रीका के नेटाल के निकट स्थित था, और कुछ शक्तियों के फलस्वरूप पेंजिया का विभंजन डिस्ट्रप्शन हुआ और विभिन्न भूखंड एक दूसरे से अलग होकर स्थानांतरित हो गए। इसके परिणाम स्वरूप महाद्वीप और महासागरों का वर्तमान रूप हमारे सामने निश्चित हुआ। महाद्वीपों का विस्थापन विषुवत रेखा और पश्चिम की ओर हुआ। महाद्वीपों के विस्थापन के लिए 2 प्रकार की शक्तियां भी इन्होंने बताई। पहला, भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन के लिए विभेदक गुरुत्वाकर्षण बल, डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स, और प्लवनशीलता का बल उत्तरदायी थे। ये दोनों बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। यह भी यहाँ पर बताना आवश्यक है आपको कि तत्कालीन भूमध्य रेखा वर्तमान एल्पाइन पर्वतीय श्रेणियों से गुजरती थी। दूसरा, महाद्वीपों के पश्चिम की ओर प्रवाह का कारण सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल था। चंद्रमा की घूर्णन शक्ति रोटेशन इस समय तेज रही होगी, तब यह ज्वारीय बल अधिक रहा होगा। पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन के कारण ज्वारीय घर्षण बल टाइडल फ्रिक्शन अधिक उत्पन्न हुआ होगा, जिसके कारण महाद्वीप पीछे छूट गए होंगे, और इस प्रकार पश्चिम की ओर इनका विस्थापन हुआ होगा।